Welcome to my YouTube channel with new story Carpe Diem by Rabia Khan. वह अकेली उस पुल पर खड़ी थी, बिल्कुल अकेली। उसकी आंखों में उस स्याह रात के नीचे बहुत से आंसू चमक रहे थे। वे रो नहीं रही थी, वे आसानी से नहीं रोया करती थी। उसे अपने आंसू रोकने में महारत हासिल थी। वे एक एक्ट्रेस थी, एक माहिर कलाकार, जिसने एक जिंदगी कुर्बान करके दूसरी जिंदगी हासिल की थी और अब वे इसी जिंदगी से हाथ धोने जा रही थी। उसे अपना काम प्यारा था, अपनी यह चमकती जिंदगी अजीज थी, उसे अपना करियर अजीज था और सबसे बढ़कर उसे अपने काम का याद रह जाना अजीज था। लेकिन अब सब कुछ जैसे रेत का भुरभुरा सा ढेर बनता जा रहा था, गिरने को बेताब, गिर कर फना होने के लिए तैयार। 1 साल बाद वह बारीक हील से चलती कारपोर्ट से निकलती हुई सामने आ रही थी। उसकी हील्स बारीक और कई इंच लंबी थी। काली चमकती खूबसूरत हील्स, स्याह डिजाइनर ड्रेस में उसका खूबसूरत सरापा व्यक्तित्व साफ झलक रहा था। ड्रेस की आस्तीनें गायब थी और उसमें से उसके सफेद दूधिया बाजू निकल रहे थे। उन बाजुओं की बनावट इतनी नरम और बराबर थी कि कोई भी उन पर निगाह डाले बगैर गुजर नहीं सकता था। ड्रेस का गला ऊपर गर्दन तक नेट के बारीक कपड़ों से बंद था और पीछे कमर का हिस्सा काफी हद तक खुला हुआ था। यह एक पश्चिमी वेस्टर्न बनावट का लिबास था, जिसे इस मुल्क में आम तबका अच्छे अंदाज से नहीं देखता था। लेकिन जिस पेशे से वह जुड़ी थी, वहां ऐसे कपड़ों को सुराही हुई निगाहों से देखा जाता था। गर्दन झुकाकर देखा जाता तो लिबास टखनों से जरा ऊंचा था। सलवार के नाम पर ऊंचा सा पाजामा मुश्किल से उसकी पिंडलियों तक आता था। दुपट्टा तो खैर इस लिबास का हिस्सा था ही नहीं और ना ही उसे दुपट्टे की जरूरत महसूस होती थी। पहल जब वे इस इंडस्ट्री में नई नई एक्ट्रेस बनकर उभरी थी, तब उसे दुपट्टे की कमी का एहसास शिद्दत से हुआ करता था। लेकिन अब वक्त की दहलीज पार करने के बाद ये जरूरत हवा में घुलकर जैसे अपना वजूद खो चुकी थी। उसे दुपट्टा अब एक एक्स्ट्रा पीस महसूस होने लगा था। उसने अपनी आंखों पर चढ़ा कीमती चश्मा उतारा तो दुनिया अपने असली रंग में दिखाई देने लगी। उसके शहद जैसे रंग के खूबसूरत बालों ने सीधा होकर उसके कंधों पर एक तरफ ढलना शुरू कर दिया। लिबास का पिछला खुला हिस्सा अब और भी साफ हो गया था। उसने अपने आसपास देखे बिना सफेद टाइल्स के साथ ताल मिलाते हुए हाल पार किया और लिफ्ट तक पहुंच गई। इंडस्ट्री के लिए काम करने वाली प्राइवेट एजेंसियों के कई वर्कर्स उसे मुड़ मुड़ कर देखना नहीं भूले थे। ऐसी एजेंसियों का चलन पहले इस देश में इतना आम नहीं था। लेकिन जब से एक दो एंटरटेनमेंट एजेंसियों की कामयाबी को इंडस्ट्री के लोगों ने देखा, तो कई निर्देशकों ने अपनी निजी एजेंसियां शुरू कर दी। वे भी इन्हीं एजेंसियों में से एक ग्लैमर एजेंसी का हिस्सा थी। प्राइवेट लिफ्ट का बटन दबाकर वह नजाकत से खड़ी दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी। उसे अपनी पीठ पर बहुत सी निगाहें महसूस हो रही थी, लेकिन वह बड़ी कुशलता से उन सब नजरों को नजर अंदाज करते हुए सीधा कंधे ताने खड़ी रही। लिफ्ट खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने ना समझी में अपनी भौहें सुकेड़कर दोबारा बटन दबाया। दरवाजा अब भी नहीं खुला। लिफ्ट के ऊपर लगी छोटी सी LED स्क्रीन पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा आ रहा था। प्लीज इंसर्ट कार्ड। उसने साथ से गुजरते एक वर्कर को आवाज देकर रोका तो वे झटके से रुका, फिर खौफजदा होकर उसकी जानिब देखा। वो इस इंडस्ट्री में बिच मशहूर थी, लोगों का उससे डरना बनता ही था। ये अलग बात थी कि वो असल में बिच थी या नहीं। वर्कर थूक निकल कर आगे आया, फिर उसकी जानिब देखा। कौन सा कार्ड? ये लिफ्ट सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है। आपको इसे खोलने के लिए एजेंसी का कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। वो 1 साल बाद इस एजेंसी में आई थी। 1 साल बाद वो हरगिज भी इस एजेंसी की ऑफिशियल एक्ट्रेस नहीं रही थी। कार्ड क्या उसके पास खाक होना था। उसने एक बेबसी निगाह उस बंद चमचमाती लिफ्ट पर डाली और साथ बनी पब्लिक लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। बुलंदों वाला भी इमारत की आखिरी मंजिल पर मौजूद शीशे की चमकती खिड़कियों से ढका ऑफिस इस सुबह शांत महसूस हो रहा था। झूलती कुर्सी पर इस एजेंसी का सरबराह विराजमान था। बालों से स्पाइक्स खड़े किए, आंखों पर फ्रेमलेस ऐनक लगाए। उसकी उम्र 40 के लगभग थी और कलमों में बारीक सी सफेदी उसे मजीद डिसेंट बनाती थी। अगले ही पल ऑफिस का दरवाजा धाड़ की आवाज के साथ खुला तो वो अपनी झूलती कुर्सी पर उछल सा गया। सामने खूंखार निगाहें लिए वो खड़ी थी इस एजेंसी की साबिका पहली ऑफिशियल एक्ट्रेस सेलिना मजहर, जिसके पास स्पेशल लिफ्ट में दाखिल होने का कार्ड मौजूद नहीं था और वो आम सी लिफ्ट में
सवार होकर आई थी। वह टिक टिक करती हील के साथ अंदर चली आई, अपने पीछे ऑफिस का दरवाजा बंद किया, फिर करीब आकर अपने लंबी चेन वाला कीमती पर्स सोफे पर रखा और तेजी से झूलती कुर्सी वाले की मेज की तरफ चली आई। मेरा कार्ड कहाँ है भाई? कहा तो बस यही, मगर लहजा काफी गुस्से वाला था। नजर अहमद ने अगले ही पल सुकून की सांस ली। कार्ड, बस कार्ड की बात थी। 1 साल तक उसे काम ना देने पर, उसे नई एक्ट्रेस के आ जाने के बाद नजरअंदाज करने पर, कई ऑफिशियल पार्टियों में उसके प्रवेश पर रोक लगाने पर भी वे उससे सिर्फ कार्ड पर नाराज थी। यह साफ था कि वे पहले दिन से ही कितनी बेवकूफ थी। सेलिना, तुम कब बड़ी होगी? अभी तुम्हें इस एजेंसी का ऑफिशियल कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो जो एक्ट्रेस तुम्हारे अलावा यहाँ काम कर रही है वह मुझसे तरह तरह के सवाल करेगी। लेकिन मैं पब्लिक लिफ्ट में सवार होकर आई हूँ। आपको थोड़ा तो मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल होना चाहिए। अगर कोई एक्ट्रेस मुझे उस पब्लिक लिफ्ट से निकलता देख लेती तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। ढेर सारा गुस्सा लिए वे धम से आकर सोफे पर बैठ गई थी। कुछ पहले की नजाकत गायब हो चुकी थी। कंधे सीधे और कमर को एक खास अंदाज में रखने की सारी कोशिशें जाती रही। वे बिल्कुल एक टीनेजर की तरह हाथ बांधे मुंह फुलाकर बैठी थी। नजर ने एक गहरी सांस ली। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है किस तरह धड़ाम से सोफे पर मत बैठा करो। तुम एक एक्ट्रेस हो, अपनी फिगर और पोस्चर चाल ढाल का कुछ ख्याल रखा करो। भाड़ में गया फिगर और पोस्चर। आप मुझे अभी के अभी वो कार्ड दे रहे हैं या नहीं? उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ऊंची थी। नजर अहमद के सिर में अब दर्द होने लगा था। फिर भी अपनी कुर्सी से उठा और आगे बढ़कर सोफे के पास बैठा और उसे नरम निगाहों से देखा। उसका चेहरा अंडाकार और चमकता हुआ था। आंखें बड़ी और गहरी थी, शहद के गाढ़े रंग जैसी। उसके भरे भरे गुलाबी होठों के ऊपर दाईं ओर एक काला तिल था। वह एक खूबसूरत एक्ट्रेस थी। उसकी खूबसूरती में किसी को कोई शक नहीं था और, और ना ही उसकी काबिलियत पर में कोई शक था। बस शायद उसकी किस्मत में खोट था। फालतू बातें छोड़ो, आज तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है मैंने। वह काम अगर फाइनल हो गया तो तुम्हें कार्ड भी मिल जाएगा। आखिरी बात में कुछ वजन था, इसलिए वे सीधी होकर बैठ गई। हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा अब भी था। कैसा काम? एक राइटर से डील फाइनल हुई है ड्रामे की। वो चाहते हैं कि एक्ट्रेस को रोल के हिसाब से मैं खुद पसंद करूं। पहले मैंने उनसे समय मांगा था, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि ये काम तुम्हें ही मिलना चाहिए। ऑफर बुरा नहीं है, एक छोटे और कम देखे जाने वाले चैनल का ड्रामा है, लेकिन काम ना होने से होना बेहतर है। बताओ, क्या राजी हो तुम? वो आंखें खोले हैरत से चंद पल नजर को देखती रही। 1 साल बाद उसे काम पर वापस आने का मौका दिया जा रहा था। उसने बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े नामों के साथ काम किया था, लेकिन अब इस छोटे से ड्रामे के मिलने पर जितनी खुशी उसे हो रही थी वे बयान से बाहर थी। सच, लेकिन अगर उन्हें मेरे काम करने का पता चल गया और उन्होंने स्क्रिप्ट वापस लेने का कहा तो? आप जानते हैं, पहले भी ऐसा बहुत दफा हो चुका है। स्कैंडलाइज्ड एक्ट्रेस के साथ काम करना कितना रिस्की होता है, और कोई भी ऐसा रिस्क यकीनन नहीं लेना चाहता होगा। उसका दूधिया चेहरा गुस्सा गया था। नजर ने गहरा सांस लिया। वो तब होता है जब राइटर और एजेंसी का डायरेक्टर भावी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बिलखुसूस एक्ट्रेस के चुनाव के लिए। लेकिन अगर वो डायरेक्टर को उसके तजुर्बे की बिना पर चुनाव का अख्तियार दे दो, फिर कोई जवाब नहीं रह जाता उनके पास ऑब्जेक्ट करने का। वह उसकी बात सुनकर चुप सी हो गई थी। लम्हा भर को ऑफिस में निगाह दौड़ाई। बुलंद और बारह दीवारों पर बड़े फ्रेम्स में उस एंटरटेनमेंट एजेंसी की कामयाब एक्ट्रेस की तस्वीरें आवेजे थी। ये तस्वीरें हर साल हर प्रोजेक्ट की बहाली के बाद तब्दील की जाती थी, और इन तस्वीरों में उसकी तस्वीर नहीं थी। वो 1 साल बाद पहले ही उतार कर किसी कबाड़ में फेंकी जा चुकी थी। उसका दिल खराब होने लगा। मुझे ऑफर कबूल है, कुछ लम्हात बाद उसने भारी दिल के साथ कहा। तो नजर ने गहरा सांस लिया। गुड, मुझे स्क्रिप्ट कब देंगे यार आप? जल्दी ही, युवल के साथ तुम्हारे अपार्टमेंट भिजवा दूंगा। वह भी तुम्हारे लिए काम का सुनकर बहुत खुश हुआ था। युवल उसका पीए था। उसके वयस्क शेड्यूल को थोड़ा संतुलित रखना, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देना, उसके मेकअप आर्टिस्ट और अन्य जरूरतों का ध्यान रखना, यहाँ तक कि उसके डाइट प्लान को भी ध्यान में रखना, सब युवल की जिम्मेदारी थी। युवल के साथ काम करने के इतने समय में वे उससे काफी
घुल मिल गया था। इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग थे जो इंसान के लिए निष्ठा रखते थे। उसके से निष्ठावान लोगों में नजर और युवल का नाम सबसे ऊपर था। इन दो नामों के अलावा उसके पास कोई निष्ठावान नाम नहीं था। पुकारने के लिए युवल क्या कर रहा है आजकल, किसके साथ काम कर रहा है, उसने नजर से पूछा तो नजर ने बहुत ही अफसोस के साथ सिर हिलाया। वे कहता है कि जब तक सेलिना दोबारा काम पर वापस नहीं आ जाती वे किसी दूसरे एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेगा। उसकी आंखें भीगने लगी थी। आह युवल, पागल लड़का, भाई आप और युवल मेरा कितना ख्याल रखते हैं, अब मैं आप लोगों का एहसान कैसे उतारूंगी। नजर ने उसकी बात सुनकर मुश्किल से सूखे होठों पर जबान फेरी, फिर जबरदस्ती मुस्कुराया, साथ ही एक सतर्क निगाह दरवाजे पर भी ढाली। क्या मुझे लीड एक्ट्रेस का रोल मिलेगा? कुछ देर बाद उसने पूछा। उसे उम्मीद तो नहीं थी लेकिन फिर भी पूछने में क्या हर्ज था भला। नजर ने लम्हे भर को गहरा सांस लेकर उससे निगाह चुराई थी। मैंने कोशिश की थी लेकिन कोई बात नहीं भाई, आपने मेरे लिए इतना रिस्क लिया है वो ही बहुत है। मैं बहुत अच्छे से मेहनत के साथ काम करूंगी। मुझे बड़ी स्क्रीन पर वापस आना है, वो नरमी से कहकर उठने ही लगी थी कि ऑफिस का दरवाजा खुला और वहां से रिपोर्टर्स की भरमार के साथ एक नाजुक सी दोसीजा युवती अंदर दाखिल हुई। ये नाजुक और हसीन दोसीजा आजकल बड़ी स्क्रीन पर मौजूद कई एक्ट्रेस में से एक बड़ी नाम थी। रोशनी तुली उसका कीमती और मुख्तसर लिबास में कैद वजूद दमक रहा था। बालों को स्टाइल किए मशहूर मेकअप आर्टिस्ट के जेरे निगरानी किए गए मेकअप में तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये उसकी खूबसूरती नहीं थी जिसके बाइस सेलिना उठते उठते बैठ गई थी। ये तो उसके साथ दाईं जानिब उसका हैंडबैग हाथ में लिए खड़ा युवल था जिसे देखकर वो साकित स्तब्ध हो गई थी। उसने इसी तेजी से हैरत जदा निगाहें फेरकर नजर को देखा। वो सफेद चेहरा लिए उसे ही देख रहा था। उसने युवल के बारे में उससे झूठ बोला था बस इसलिए ताकि उसका दिल मजीद खराब ना हो, लेकिन गलत वक्त पर सब गलत महसूस हो रहा था। उसने सिकवा करती निगाहें फेरकर अमीरा जाहिद की जानिब देखा। युवल इंतहाई कंफ्यूज हुआ, उसकी 16 बार निगाहों को तक रहा था। अमीरा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और फिर नजाकत से चलती उसके ऐन सामने आ बैठी टांग पर टांग जमा कर उसे देखा। नजर साहब, आपने इतने अहम गेस्ट की आमद पर किसी को आगाही देना जरूरी क्यों नहीं समझा? छी छी, बहुत गलत हुआ। क्या हुआ अगर इस इंडस्ट्री में आपके गेस्ट को कोई पूछ नहीं रहा तो हम एक्ट्रेस तो एक दूसरे का दर्द समझते ही ना। उसके बनावटी लहजे और खाली हंसी पर सेलिना का रोवा रोवा खोल रहा था। उसने एक घायल निगाह अपने दोनों मुखासिन पर डाली और टांग पर टांग जंगा पर बैठ गई। युवल ने बमुश्किल रिपोर्टर्स को बाहर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया था। सईद नवाज के साथ काम करने पर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, उसने कहा तो नजर और युवल को अपने चेहरे सफेद पड़ते महसूस हुए। लम्हे भर को चेहरा तो अमीरा का भी सफेद हुआ था। सब जानते थे कि सईद नवाज के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेस को हर किस्म के नामुनासिब काम करने पड़ते थे। इस ऑफर तक पहुंचने के लिए अपनी निवानियत तक बेचनी पड़ती थी। मुझे उनके साथ काम करने पर फख्र है। इंडस्ट्री में सर्कुलेट करते हुए डर्टी जोक्स का सहारा तो बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन उफ, वो लम्हे भर को ठहरी आंखों में हतिक सी उतर आई। तुम तो 1 साल तक इस इंडस्ट्री से कट कर रही हो, यकीनन यहाँ के बदलते अवतार को सीखने के लिए थोड़ा वक्त जरूर जरूर लगेगा तुम्हें। अभिनेत्रियां तो आखिर अभिनेत्रियां ही होती है। सेलिना की आंखों में तकलीफ के कारण धुआं सा भरने लगा था। उसने इस साल में बहुत कष्ट सहा था। इंडस्ट्री में घूमते हुए डर्टी जोक्स पुराने हो सकते हैं लेकिन वो कभी झूठ नहीं हो सकते। अमीरा बगैर असर लिए उसके वजूद को तकती रही। कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाती है ये कोई नहीं पूछता। कामयाबी हासिल करने के बाद लोग सिर्फ चेहरा उठाकर ऊपर मौजूद व्यक्ति की ऊंचाई की सराहना करते हैं। मैं एक सफल अभिनेत्री हूँ और मेरी सीढ़ियों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अमीरा की आंखें सपाट थी। उसने सोफे से अपना पर्स झपटा और अगले ही पल खड़ी हो गई। और मान लो सेलिना मजहर कि तुम एक असफल अभिनेत्री हो। उसने गुलाबी पड़ती आंखों से सामने बैठी लड़की को देखा। एक जहरीली नजर उस पर डालकर वह आगे बढ़ गई। फिर लम्हे भर को ठहरी, पलट कर मुस्कुराते हुए उसे देखा।
अमीरा जाहिद। मैं एक असफल अभिनेत्री होना तो स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर का सौदा करने वाली बेशर्म अभिनेत्री बनना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको आपकी कामयाबी मुबारक हो। अमीरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह एक पल के लिए भी रुके बिना आगे बढ़ गई थी। उसने पब्लिक लिफ्ट को एक नजर देखा और दांत पीसकर नम आंखों के साथ सीढ़ियों की जांच बढ़ गई। लिफ्ट खुलते ही रिपोर्टर का झुंड यकीनन उसका इंतजार कर रहा होगा। उसके पास ऑफिशियल लिफ्ट में दाखिल होने का कार्ड नहीं था। वह और ज्यादा उन लोगों के सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसे अब सीढ़ियों से उतर कर जाना था। कुछ पल पहले उसने कार पार्किंग एरिया में पार्क की और फिर कई लम्हों तक गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। उसके माथे पर बल थे और चेहरे के नक्श काफी उकड़े उकड़े से थे, जैसा उसका मूड बहुत खराब हो। अगले ही पल गहरा सांस लेकर मैं बाहर निकल आया, दरवाजा बंद किया और जैसे ही पलटा, काले लिबास में सेलिना को नजाकत से चलता देखकर वे ठिठक गया। वह इस एजेंसी में काफी अरसे से काम कर रहा था, लेकिन उसने इतने समय में सेलिना को कभी नहीं देखा था। वह पहले टीवी पर नजर आती थी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे वह गायब हो गई थी। खैर, उसे वे कभी अच्छी नहीं लगी थी अभिनेत्रियां और उनके बनावटी प्लास्टिक अंदाज। वह सर झटकते हुए आगे बढ़ गया। थ्री पीस ब्लैक सूट, काली टाई लगाए और बालों को जेल से पीछे की तरफ सेट किए हुए वह एक हैंडसम ऊंचे कद का जवान था। उसके शरीर की बनावट से उसके काम का अंदाजा होता था। वह इस एजेंसी में मौजूद एक अभिनेत्री का पर्सनल बॉडीगार्ड था। ऐसे पर्सनल बॉडीगार्ड रखने की जरूरत अक्सर पेश नहीं आती थी, लेकिन कभी कभी अभिनेत्री की जान को खतरा हो जाता था। जब शोहरत बढ़ जाए तो दुश्मन भी दो गुने हो जाते हैं। ज्यों ही कोई एक्ट्रेस शोहरत की बुलंदियों को छूने लगती तो उसके गार्ड्स बढ़ा दिए जाते। ये एजेंसी का उसूल था और इसी उसूल के तहत वे बॉडीगार्ड्स को पर्सनल ट्रेन किया करती थी। अगर एक्ट्रेस की हिफाजत यकीनी बनाई जाती तो इंडस्ट्री में फलने फूलने के भी मौके ज्यादा होते। वो भी इसी एजेंसी से ट्रेंड हुआ एक बॉडीगार्ड था। उसे अपना काम अजीज था, लेकिन फिलहाल उसके काम ने उसकी जिंदगी अजीरन खराब कर दी थी। उसने निगाहें पर स्याह चश्मा चढ़ाया और फिर आगे बढ़ गया। पब्लिक लिफ्ट में बुरे मूड के साथ दाखिल होती सेलिना को उसने बिल्कुल खामोश निगाहों से देखा था। एक लिफ्ट में सवार होने से ही उसकी हैसियत का पता चल रहा था। एजेंसियां भी बार दफा कितनी जालिम हो जाती है। उसने गहरा सांस लिया और दाखिली हॉल के साथ सफेद टाइल्स वाली राहदारी में चलाया। इस राहदारी में कोई ऑफिस के दरवाजे बंद थे। वो एक जाने पहचाने ऑफिस की जानिब बढ़ाया, फिर गहरा सांस लेकर हाथ उसके नोक पर रखा। बस ये आखिरी दफा होगा। अगले ही पल अब वो दरवाजा खोले अंदर दाखिल हो रहा था। सरबराह की कुर्सी पर जूलिया बैठी थी, साथ खड़ी सेक्रेटरी को आज के शेड्यूल के हिसाब से आगाह कर रही थी। उसे अंदर दाखिल होता देखकर लम्हे भर को ठिठकी, फिर शहनाज को इशारा किया तो वो मोहब्बत सी गर्दन झुकाए बाहर निकल गई। वो दरवाजे से आगे बढ़ाया था। बैठो, जूलिया ने मुस्कुराकर पेशकश की तो उसने नफी में सिर हिलाया। चेहरा बिल्कुल सपाट था, एक्सप्रेशन लेस। यह मेरा इस्तीफा रिजाइशन लेटर है। उसने एक हाथ अदब से अपने कोट पर रखा और दूसरे हाथ से सफेद लिफाफे में बंद अपना इस्तीफा मेज पर रख दिया। जूलिया की आंखें पल भर के लिए हैरानी से खुली की खुली रह गई। क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड हो? हमारे बीतते हुए कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने से पहले तुम इस्तीफा नहीं दे सकते। उसने ठंडी नजरों से उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा होने के कारण वो उसकी आंखें पढ़ने में असमर्थ थी। अवधि कल रात खत्म हो चुकी है, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं। मुझे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज बिल्कुल शांति, गुस्से और अनादर से खाली। जूलिया ने तेज में आकर हाथ में पकड़ी फाइल सामने टेबल पर पटकी, टेबल पर दे मारी। फाइल से कागज निकलकर उसके काले जूतों के पास आ गिरे। अपनी आंखों से ये बेकार चश्मा उतार कर बात किया करो मुझसे। उसने हाथ ऊपर किया और चश्मा उतार लिया। एक्सप्रेशन लेस सुरमई आंखें स्पष्ट हो गई। मैं तुम्हारी हर मांग मानने के लिए तैयार हूँ। लग्जरी अपार्टमेंट, नए मॉडल की गाड़ी, बेहतर लाइफ स्टाइल्स और एक शानदार तनख्वाह। मैं सब कुछ रिन्यू कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वह खुलकर बोली तो उसने पहले
बार सुरमई आंखों से उसे देखा। वो आंखें इतनी खामोश थी कि जूलिया पल भर को चुप सी हो गई। शायद उसने उसका चश्मा उतरवा कर गलती कर दी थी। मुझे आपकी किसी ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है मैडम। यासिर आलम, उसने बहुत संयम से उसका नाम लिए थे। मैं सुरक्षा का काम करता हूँ, आपके लिए पार्ट टाइम मजे का सामान नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट के नैतिक नियमों के तहत में क्या आप बिना किसी सुरक्षा संबंधी कारण के एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते? लेकिन आपने इस नियम का पालन नहीं किया। आपने मुझे बिना किसी वजह के अपने अपार्टमेंट में बुलाया और उससे भी बढ़कर अब हमने हमारे बीच में प्रोफेशनल फासले को भी पार करने में गुरेज हिचक नहीं किया। मैं आगे आपके साथ काम नहीं कर सकता। एक पल के लिए पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। जूलिया को उसके तर्क पर जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वे एक ऊंचे अर्जे की अदाकारा जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों कतारों में लगे रहते थे, वो इसे ये मौका दे रही थी। लेकिन सामने खड़ा ये जवान ऐसे मौके को गंवा रहा था। अब जबकि वो उसे दूसरे शब्दों में रिजेक्ट कर रहा था, तो वे उसे और शिद्दत से अच्छा लगने लगा था। इस रूप के अंदाज और आकर्षक नए नक्श के सामने वे खुद को इतना छोटा महसूस कर रही थी। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? उनकी उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई थी। मैं दोबारा वे सब दोहराकर आपको मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आप किसी और को अपना बॉडीगार्ड रख सकती है। तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी बना सकती हूँ तो उसे तबाह भी कर सकती हूँ। उसने जूलिया को अब तक हैरत आश्चर्य से देखा था। गो अहेड, तुम्हारी हैसियत इस इंडस्ट्री में एक फूटी कोड़ी के बराबर भी नहीं रहने दूंगी। यासिर, मैं तुम पर आरोप लगाऊंगी। मैं तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल करूंगी। मेरे प्रशंसक रात के अंधेरे में तुम्हारे घर पर पत्थरों की बारिश कर देंगे और तुम्हें मेरे पास इस सब के बाद आना ही पड़ेगा। वे खौफनाक डरावनी थी। यासिर को इसका अंदाजा था। गो अहेड, उसके दोनों हाथ शालीनता से आगे बंधे हुए थे। जूलिया के इस भाषण का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अपने इल्जाम सच साबित करने का कुछ पल बाद वे वाकई जैसे जानना चाहती थी। आपने मुझे असोल्ट किया है मैडम। सबूत की बात मेरे सामने मत करें। आपके अपार्टमेंट और ऑफिस के कैमरे कौन कंट्रोल करता है? क्या मैं आपको बताऊं? फुटेज में डिलीट करवा चुकी हूँ। और ये पहली बार था जब वे हल्का सा मुस्कुराया था। जूलिया ने उसे बहुत कम मुस्कुराते हुए देखा था। आपकी डिलीटेड फुटेज मेरे पास मौजूद है। अगर मेरे चाम से प्रभावित हुए बना आप कॉन्ट्रैक्ट की क्लोज धारा नंबर 7 को ध्यान से पढ़ती तो शायद मुझे आपको बताना नहीं पड़ता कि बॉडीगार्ड के पास हिफाजती कदमों सुरक्षा के लिए डिलीटेड फुटेज रखना जायज होता है। आप मुझ पर किसी भी कोर्ट में किसी भी किस्म के चार्जशीट दाखिल नहीं फाइल करने का कोई हक नहीं रखती। वे आहिस्ता से पलटा था। जूलिया ने खुले मुंह के साथ उसकी पीठ को देखा, फिर दांत पीसकर उस पर चिल्लाई, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। मैं तुम्हें मस्क मिटा दूंगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए पलटकर उसे देखा था। जाते जाते एक लीगल एडवाइस देना मेरा फर्ज है। वे आगे बढ़ा और सोफे की पीठ पर रखा अपना स्कार्फ उठाया। वे काले रंग का रेशमी मफलर था जो उसने ठंड की वजह से जूलिया को दिया था। इस बार बॉडीगार्ड अपने पिता की उम्र का अपॉइंट कीजिएगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब कोई भी गार्ड आपके साथ काम करने पर राजी नहीं होगा। और हाँ, उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे दहकती आंखों से उसे देख रही थी। मर्द को अपनी खूबसूरती से कभी उकसाना नहीं चाहिए। वे कब इंसान से भेड़िया बन जाए आपको अंदाजा भी नहीं है इस बात का। रखो, ये मफलर यहीं रख दो। वे उस पर चिल्लाई थी। उसने चेहरा झुकाकर अपने स्कार्फ को देखा। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि दूसरों की चीजों को उनकी इजाजत के बिना नहीं रखा करते? एक आखिरी सरसरी निगाह उस पर डाली और बाहर की जानिब और बढ़ गया। मफलर उसके हाथ में अब तक था और दिमाग काफी हद तक घूम चुका था। पीछे ऑफिस से किसी भारी चीज के गिरने जमीन पर गिरने की आवाज आई थी। जूलिया की सेक्रेटरी तेजी से अंदर भागी थी। वे आगे बढ़ गया। उसका काम हो गया था। वे सीढ़ियां उतरते उतरते थक गई थी। आखिरी सीढ़ियों तक उसकी टांगें कांपने लगी थी। कुछ देर फूली हुई सांस को बहाल करने के लिए वे सीढ़ियों पर ही बैठ गई। अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी तो उसने देखा। उसकी चमकती स्क्रीन निगाहों के सामने थी। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई थी। उस अपने अकाउंट से हुई 60,000 की ताजा ट्रांजैक्शन देखकर उसका दिमाग भन्ना गया था। अगले ही पल उसने दांत पीसकर
फोन पर नंबर डायल गया और उसे कान से लगाया। ये क्या है माँ? 60,000? आपको क्या जरूरत पड़ गई इतने पैसों की? दूसरी तरफ जैसे उसका सवाल सुनकर सामिया ने बेरुखी से फोन को देखा था। मैंने एक बैग लिया है। मेरा जाहिद की माँ अम- मेरा जाहिद की माँ के पास भी ये लिमिटेड एडिशन है। अगर उसने लिया है तो मुझे भी लेना चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे कि बेटे के फलों होते ही माँ ने बाजारों के बैग्स पर गुजारा करना शुरू कर दिया है। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ बेटा। उसका दिल क्या, वे जोर जोर से उन पर चिल्लाए। इधर उसके पास अपने अपार्टमेंट का किराया देने के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे और उधर उसकी माँ को एरिस्टोक्रेट रईस बनने को से फुर्सत नहीं थी। वे बेबसी से फोन को पल भर को देखती रह गई। ये सब क्या हो रहा था? आखिर सब लोग आखिर उसका दिल रखने के लिए उसे ही क्यों कंगाल कर रहे थे? पहले नजर अमजद और फिर उसकी माँ। आपको अंदाजा भी है कि ये 60,000 अभी मेरे लिए कितने अहम इम्पोर्टेंट है। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है अपनी बेटी की परेशानियों से? वह उन पर चीखी थी। एक बैग लेने से तुम गरीब नहीं हो जाओगी। वे भी उतनी ही कड़वाहट से फुंकारी। सेलिना को अपना घर सिर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। आपके पास ऐसे कीमती बैग्स की भरमार है माँ। मैंने आपको सब कुछ तो लेकर दिया है। एक साल से तुमने मुझ पर ऐसे हाथ रखा हुआ है जैसे मेरा गला घोट कर रखा है। वह मैं जानती हूँ। मेरा दम घुटता है गिने चुने पैसे लेकर तुमसे। आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा ये एक्ट्रेस वाला ड्रामा? फ्लॉप एक्ट्रेस वाला ड्रामा। उसे लगा जैसे उसका दिल डूब रहा है। वे कुछ पल कुछ ना बोल सकी। अब आप मेरे अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकालेगी, ये मेरी चेतावनी है आपको, उसने सख्ती से कहकर जैसे ही फोन रखा दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। समझ गई। बस आखिरी बार मुझे 50,000 दे दो। उसका दिमाग एक बार फिर से भिन्ना गया था। उसने बेयकीनी से फोन को देखा। आप पागल तो नहीं हो गई है सेलिना? माँ की मजबूरी समझो बेटा। पहले बताए आपको ये पैसे क्यों चाहिए? उसने बड़े धैर्य से पूछा था। वो तुम नाराज नहीं होना, पहले बताए। मुझे कसीनो में वो पैसे लौटाने हैं। जमीन जैसे उसके सिर पर आ गिरी हो। कसीनो? उसकी माँ फिर से जुआ खेलने लगी थी। वे जैसे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। माँ आप उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। मैं इधर काम के लिए दर दर भटक रही हूँ माँ, लोगों की कड़वी बातें सुन रही हूँ ताकि आपको किसी चीज की कमी ना होने दूं। और आप क्या कह रही हैं मेरे साथ? कोई 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 पैसा नहीं मिलेगा। कोई कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसने अगले ही पल फोन कान से हटाया और कांपते कदमों से आगे बढ़ गई। उसका रंग सफेद पड़ रहा था जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। रिपोर्टर्स का एक हुजूम उस पर झुकटा। लाइटें, सवाल, माँ की बेबसी, या युवल और नजर अहमद की हरकत, अमीरा जाहिद के जहर उगलते तंज, सब कुछ जैसे उस पर एक साथ हावी हो गया था। आपका स्कैंडल अब तक खबरों में क्यों गर्दिश कर रहा है? क्या आप अब भी जुबैर एंड सन्स के छोटे बेटे के साथ रिलेशनशिप में हैं? क्या आपके बारे में तमाम एलिगेशंस सही हैं? क्या ये सच है कि आप कोर्ट के समन करने पर भी हाजिर नहीं हुई थी? क्या आप वाकई ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में जुबैर हसन के बेटे के साथ शामिल रही थी? कुछ कहे प्लीज। रिपोर्टर्स का एक हुजूम था जो उसके आसपास उमड़ रहा था। उसका सांस रुकने लगा था। कोई गार्ड्स उसकी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं था। उसके पास गार्ड हायर करने के पैसे नहीं थे। रिपोर्टर्स उसे घेरे हुए थे, चुभते हुए सवाल कर रहे थे। वे सफेद पड़ते चेहरे के साथ उनके बीच से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश नाकाम थी। वो बहुत ज्यादा थे और सेलिना अकेली थी। क्या यही होता है फ्लॉप एक्ट्रेस का मुकद्दर? चुभते सवाल और दो अर्थी नजरें। अचानक कोई उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ फैलाकर सेलिना के आसपास रखे सब रिपोर्टर्स उसके अचानक आने पर पीछे हट गए। वह सुरमई आंखों वाला लंबे कद का बॉडीगार्ड था। उसकी बाहों में इतनी ताकत थी कि वे कई लोगों को एक साथ पीछे धकेल सकता था और उसने यही किया था। दूरी बनाकर बात करे। उसकी डांट पर रिपोर्टर शर्मिंदगी से पीछे हट गए। सेलिना उसने चेहरे पर हैरानी से देख रही थी। सुरमई आंखों वाले ने उसकी तरफ रुख किया। क्या आप बात करेगी? उसने सरगोशी फुसफुसाहट में पूछा। सेलिना ने सिर्फ ना में सिर हिलाया। ये इशारा यासिर के लिए काफी था। उसने तेजी से रिपोर्टर्स को परे धकेला। कहीं एक दूसरे से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। आप कौन है सेलिना के? किसी रिपोर्टर्स ने आवाज लगाई तो उसने सपाट नजरों से उसे देखा। बॉडीगार्ड
और फिर उसी तेजी के साथ सेलिना को लिए एजेंसी के मुख्य हॉल से बाहर निकल आया। वे दरवाजा अपने पीछे बंद करता हुआ बाहर निकल आया था। ऑफिस से किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज बाहर तक सुनाई दी थी। जूलिया की सेक्रेटरी ने अंदर भागते हुए उस पर एक अफसोस भरी नजर डाली थी। जूलिया का लाया हुआ ये बॉडीगार्ड उसे शुरू से ही पसंद नहीं था। वह हाथ में मफलर लिए आगे बढ़ा। हॉल के एक और लिफ्ट के सामने रिपोर्टर्स की भारी भीड़ मौजूद थी। वो सब यकीनन 1 साल बाद सेलिना की अचानक आमद पर खासे चौंके हुए थे और यह तो तय था कि वो उससे सवाल पूछे बिना टलने वाले नहीं थे। यासिर की खामोश निगाहें लिफ्ट से सीढ़ियों के दरवाजे पर आ फिसली। वे यकीनन लिफ्ट से नहीं उतरेगी। अभी उसने चंद कदम आगे बढ़ाए ही थे कि सीढ़ियों का दरवाजा खुला और सेलिना सफेद चेहरे के साथ बाहर निकली। लिफ्ट के सामने खड़ा भारी हुजूम उसकी ओर तेजी से लपका। वे उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ना चाहता था। उसने हाथ में कैद मफलर को पूरी तरह से मुट्ठी में भींच रखा था। यह उसका मसला नहीं था। रिपोर्टर के सवाल उसकी सुनने की समात में उतरे। वे और सेलिना के चारों ओर मौजूद रिपोर्टर्स की भीड़ एक ही प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। उसने एक नजर रिपोर्टर्स के बीच बर्फ जैसे चेहरे के साथ खड़ी बस्ती बचाती सेलिना को देखा और बस सामने की ओर बढ़ते। उसके कदम अगले ही पल उस भीड़ की ओर मुड़ गए। हुजूम को पूरे परे धकेल कर वे तेजी से उसकी ओर बढ़ा। बाकी का काम आसान था। ये काम उसका मामूल नियमित अभ्यास था। उसे लोगों को पीछे धकेलने में महारत हासिल थी। लेकिन वह एक बार सेलिना से पूछना चाहता था। अगर वह रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देना चाहती थी तो वे उसके लिए रास्ता साफ कर सकता था। लेकिन वे बहुत घबराई हुई लग रही थी। मेकअप की मोटी परत के नीचे उसे सेलिना का चेहरा बेहद बेजान मुर्दा महसूस हो रहा था। उस बेजान चेहरे को देखकर उसे एक पल के लिए कुछ बहुत शिद्दत से याद आया था और उस याद के आते ही उसके हाथों में और भी तेजी आ गई थी। उसने रिपोर्टर्स को रास्ते से हटाया और उसके लिए रास्ता बनाते हुए उसे अपनी कार तक ले आया। रिपोर्टर्स उसकी कार के दरवाजे तक सवाल कर रहे थे। उसने पिछला दरवाजा खोला और सेलिना को अंदर बिठाया। फिर खुद फ्रंट सीट संभाली और अगले ही पल गाड़ी तेजी से बाहर निकाल लाया। ये सब क्या था नजर भाई? अमीरा को मुश्किल से काबू करके उसने रेस्ट रूम में जाने के लिए राजी किया और फिर तेजी से नजर की ओर मुड़ा। आपने उनसे मेरे बारे में झूठ को क्यों बोला भाई? जुअल अचानक ही बहुत परेशान नजर आने लगा था। वह 27 वर्षीय खुशमिजाज युवक था। उसे वाकई सेलिना से बहुत लगाव था। लेकिन यह भी सच था कि वह अपना काम छोड़कर नहीं बैठ सकता था। अगर वह बैठ जाता तो खाता कहाँ से? पिछले साल के दौरान उसने कई बार राइटरों को सेलिना के लीड रोल के लिए राजी करने की कोशिश की थी। वो उन्हें नजर के ऑफिस तक लाने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन जब वे सेलिना का नाम सुनते तो उनके चेहरे के भाव अचानक बिगड़ जाते थे। वो इस तरह भड़कते जैसे किसी जहरीले जानवर ने उन्हें डंक मार लिया हो। शुरू में वे खुद भी इन हालात से काफी परेशान लग रहा था। लेकिन जब उसने अपनी सी कोशिशें करके भी कोई फल नहीं देखा तो फिर उसने वे सब छोड़कर अपने काम की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी जो नजर अमजद ने झूठ बोला था वे भी उसके बारे में उसकी इजाजत के बगैर, इस पर तो उसे बहुत अफसोस हो रहा था। आपको अंदाजा भी है कि वे कितनी हट लग रही थी। उसकी आवाज में दर्द उभर आया था। नजर ने अब भारी दिल के साथ गहरा सांस लिया। मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहता था। हम सब अपनी जगह काम कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ रहे हैं और वे कहीं बहुत पीछे रह गई है। मैं बस इस एहसास को और गहरा नहीं करना चाहता था। युवल ने बेचैनी से सांस छोड़ी। और अब जो मेस रायता आपने फैलाया है उसका क्या करना है? सेलिना अब आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। आपकी क्या बल्कि अब तो वे मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। उसने अपना सिर दोनों हाथों में गिरा लिया और सोफे पर गिर सा गया। तुम हैं स्क्रिप्ट लेकर उसके अपार्टमेंट जाना है। कुछ पल की खामोशी के बाद नजर ने गला साफ करते हुए कहा तो युवल ने चौंक कर सिर उठाया। क्या मतलब? ये सब रायता फैलाने के बाद आप मुझे शेर के बिल में अकेला भेजना चाहते हैं? शेर बिल में नहीं रहता गधे। नजर ने नजरें चुराते हुए उसे टोका था। वो कहीं भी रहता हो लेकिन मैं स्क्रिप्ट लेकर अकेले उसके अपार्टमेंट नहीं जाऊंगा। वो मेरा यकीन नहीं करेगी। तो क्या चाहते हो तुम? नजर को अपना हल्क
खुश्क होता महसूस हो रहा था। ग्लैमर इंडस्ट्री के डायरेक्टर के पसीने छूट रहे थे। सेलिना का गुस्सा उफ घबरा कर उसने सिर झुका लिया था। आप मेरे साथ चल रहे हैं और ये सब क्लियर कर रहे हैं। आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते ही क्यों हैं? जब आप है नहीं तो आखिर में वह झल्ला कर उठा था। फिर उसके उड़े हुए रंग की तरफ देखे बिना दरवाजा धमाके की आवाज के साथ बंद करता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। सेलिना और युवल किसी दिन उसे हार्ट अटैक देंगे यकीनन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।